चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो व्यापार, महत्वाकांक्षा और जीत की है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे कुछ यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियां हजारों मील दूर से भारत आई तो थीं मसाले और कपड़े खरीदने बेचने, लेकिन देखते ही देखते 2 सदियों के अंदर वो इस पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां भारत की काली मिर्च, लौंग और इलायची की कीमत सोने के बराबर थी, और इसी खजाने की चाह ने यूरोप के नाविकों को अनजान समंदरों में उतरने का हौसला दिया। जब पुर्तगाली पहली बार कालीकट पहुंचे तो उनका मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ ट्रेड, सिर्फ व्यापार। लेकिन यही व्यापार की चाहत धीरे धीरे एक बेरहम राजनीतिक जंग में बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ कैसे ये सब? यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों की मुट्ठी भर कंपनियां उस समय की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मुगल साम्राज्य को कमजोर कर यहां अपनी हुकूमत कैसे जमा पाईं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम पुर्तगालियों से शुरू करेंगे, जिन्होंने समुद्री रास्तों पर अपनी मोनोपोली बना ली। फिर हम देखेंगे कि डच और अंग्रेज कैसे उनके प्रतिद्वंदी बनकर उभरे। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे भारत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक जंग का मैदान बन गया। और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे व्यापार से शुरू हुआ ये सफ़र टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल पर जाकर खत्म हुआ। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के बिल्कुल आखिर में, पुर्तगालियों के साथ। वो पहले यूरोपियन थे जो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर सीधे समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे, और उन्होंने आते ही खेल के सारे नियम बदल दिए। उनका इरादा सिर्फ थोड़ा बहुत व्यापार करना नहीं था, बल्कि पूरे हिंद महासागर के ट्रेड पर कब्जा करना था। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इससे हुआ ये कि यूरोप और एशिया के बीच का जो पुराना जमीनी रास्ता था वो बंद हो गया, और यूरोप में भारतीय मसालों के दाम आसमान छूने लगे। इसी मजबूरी ने पुर्तगाल को एक नया समुद्री रास्ता खोजने पर मजबूर किया, और फिर 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। कुछ ही सालों में 1503 तक उन्होंने कोचीन में अपना पहला किला बना लिया, जो सिर्फ एक गोदाम नहीं बल्कि एक मिलिट्री बेस था। और 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया, जो अगले 450 सालों तक भारत में पुर्तगाली पावर का सेंटर बना रहा। अब सवाल ये है कि पुर्तगालियों की कामयाबी का राज क्या था? देखिए, जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन समंदर पर वे बेताज बादशाह थे। उनकी इस स्ट्रैटेजी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, जिसे उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू किया था। इसका फंडा बड़ा सिंपल था, जमीन पर बड़ी बड़ी सल्तनतों से लड़ने की जगह समंदर पर कंट्रोल करो। अगर समंदर तुम्हारा है तो व्यापार भी तुम्हारा है। उन्होंने अपनी पावरफुल नेवी, जिसमें तोपों से लैस जहाज थे, उसका इस्तेमाल करके अरब और गुजराती व्यापारियों के सदियों पुराने दबदबे को खत्म किया और हिंद महासागर को अपनी निजी झील बनाने की कोशिश की। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने का उनका हथियार था काटा सिस्टम। इसे आप एक तरह की समुद्री रंगदारी भी कह सकते हैं। पुर्तगालियों ने एक नियम बना दिया कि हिंद महासागर में व्यापार करने वाले हर जहाज को, चाहे वो भारतीय हो या अरब, उनसे एक लाइसेंस या काटाज खरीदना ही होगा। सोचिए, हालत ये थी कि मुगल बादशाह अकबर के जहाज़ों को भी एक काटाज लेना पड़ता था, और जिसके पास ये पास नहीं होता था उसके जहाज को या तो लूट लिया जाता था या फिर डुबो दिया जाता था। ये खुलेआम अपनी नेवी की ताकत के दम पर व्यापार पर कब्जा करने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। अगर डी अल्मेडा ने पॉलिसी बनाई तो उस पर एक साम्राज्य की नींव रखी एक और शख्स ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वो एक दूरदर्शी और बहुत ही अग्रेसिव गवर्नर था। वो समझ गया था कि सिर्फ समंदर पर कंट्रोल काफ़ी नहीं है, पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए ज़मीन पर स्ट्रेटेजिक ठिकाने चाहिए। इसीलिए उसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया, जो एक शानदार बंदरगाह था। उसने होर्मुज, मलक्का और लाल सागर के एंट्री पॉइंट्स जैसे अहम व्यापारिक रास्तों पर चौकियां बनाईं, ताकि मसालों के व्यापार का पूरा रूट पुर्तगाल के कंट्रोल में आ जाए। सही मायनों में वो पुर्तगाली साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट था। लेकिन पुर्तगालियों का ये गोल्डन टाइम हमेशा नहीं रहा। उनकी पावर के गिरने की कई वजहें थीं। एक तो अल्बुकर्क जैसे काबिल गवर्नरों के बाद जो लोग आए वे उतने लायक नहीं थे। दूसरी वजह उनकी अग्रेसिव धार्मिक नीतियां। गोवा में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने से स्थानीय लोग उनके कट्टर दुश्मन बन गए। तीसरा,
1500 के बाद ब्राजील की खोज हो गई, जिससे पुर्तगाल का ध्यान और पैसा भारत से हटकर अमेरिका की तरफ चला गया। और सबसे बड़ी वजह, अब खेल में नए और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आ चुके थे, डच और अंग्रेज। उनके पास बेहतर जहाज थे, ज्यादा पैसा था और उनका मैनेजमेंट कहीं बेहतर था। और हाँ, जमीन पर भी मुगलों और मराठों जैसी ताकतों के बढ़ने से उनका फैलाव लुक गया था। और यहीं से कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। 17वीं सदी की शुरुआत में हिंद महासागर में दो नई ताकतें दाखिल हुईं, डच और अंग्रेज। ये पुर्तगालियों की तरह किसी राजा के भेजे हुए लोग नहीं थे, बल्कि ये थीं दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जॉइंट स्टॉक कंपनियां। इनका मकसद सिर्फ एक था, प्रॉफिट कमाना, और इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थीं। अब ये स्लाइड इन दोनों कॉर्पोरेट जायंट्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC 1602 में बनी और ये एक तरह से आधी सरकारी कंपनी थी। उसे अपनी सरकार से जंग लड़ने, समझौते करने और कॉलोनी बनाने तक का अधिकार मिला हुआ था। वो उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी। दूसरी तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC, जिसे 1600 में कुछ प्राइवेट व्यापारियों ने शुरू किया था और उन्हें रानी से एक रॉयल चार्टर मिला था। शुरुआत में EIC VOC के मुकाबले बहुत छोटी और कमजोर थी। दोनों की दिलचस्पी भी अलग-अलग थी। डचों का मेन फोकस इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था, जबकि अंग्रेजों ने अपना ध्यान भारत के कपड़े, नील और शोरे के व्यापार पर लगाया, क्योंकि मसाला द्वीपों में तो डचों ने उन्हें घुसने ही नहीं दिया। अब इस धंधे में पैसा कितना था, इसका अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगाइए। डच कंपनी VOC ने लगभग 200 सालों तक अपने शेयर होल्डर्स को औसतन 18% का सालाना डिविडेंड दिया। ये उस जमाने के हिसाब से एक अनसुना, अविश्वसनीय रिटर्न था। यही बेहिसाब मुनाफा था जो इस कंपटीशन को और भी खूनी बना रहा था। ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थीं, वे अपने अपने देशों के लिए दौलत बना रही थीं, और इस खेल में कोई नियम नहीं थे। शुरुआत में अंग्रेजों के लिए भारत में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। मुगल दरबार में पुर्तगालियों का दबदबा था, लेकिन फिर 1612 में सूरत के पास स्वाली की समुद्री लड़ाई हुई, जिसने सब कुछ बदल दिया। कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में सिर्फ 4 अंग्रेजी जहाज़ों ने एक बहुत बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। ये सिर्फ एक नेवल विक्ट्री नहीं थी, ये एक पावरफुल मैसेज था। मुगल बादशाह जहांगीर ने ये लड़ाई अपनी आंखों से देखी और वो अंग्रेजों की नेवी की ताकत से बहुत इंप्रेस हुए। इस एक जीत ने समंदर में पुर्तगालियों के कभी न हारने वाले मिथक को तोड़ दिया और अंग्रेजों के लिए सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने का रास्ता साफ कर दिया। स्वाली की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत में अपने पैर फैलाने शुरू किए। 1613 में सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री मुगलों की इजाज़त से खुली। फिर 1639 में उन्होंने दक्षिण में मद्रास की ज़मीन खरीदकर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। 1668 में उन्हें पुर्तगाल से दहेज में बॉम्बे मिल गया, जो कि एक शानदार नेचुरल हार्बर था और पश्चिमी तट पर उनका हेडक्वार्टर बना। और 1690 में उन्होंने हुगली नदी के किनारे सुतानुटी गांव में एक फैक्ट्री डाली, जो आगे चलकर कलकत्ता शहर बना और भारत में ब्रिटिश सत्ता का सेंटर यहीं से शुरू हुआ। ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थे, ये भविष्य के साम्राज्य की नींव के पत्थर थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे निर्णायक मोड़ पर। 18वीं सदी के बीच तक पुर्तगाली और डच इंडियन पॉलिटिक्स में लगभग बेकार हो चुके थे। अब मैदान में सिर्फ 2 यूरोपीय ताकतें बची थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, जिससे पूरे भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। और इसी शून्य को भरने के लिए इन दोनों यूरोपीय ताकतों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई और भारत की जमीन उनकी जंग का मैदान बन गई। फ्रांसीसी कंपनी बाकियों के मुकाबले मैदान में देर से आई थी, पर उनके इरादे बहुत बड़े थे। उनकी कंपनी भी डचों की तरह सरकारी कंट्रोल वाली थी और उसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाना था। उन्होंने पौंडीचेरी और चंद्रनगर में अपनी मजबूत बस्तियां बसाईं और वे बहुत जल्द अंग्रेजों के सबसे बड़े चैलेंजर बनकर उभरे। और इस फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का चेहरा था गवर्नर जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। ये आदमी एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने एक नया और बहुत ही खतरनाक खेल शुरू किया। उसने देखा कि भारतीय रियासतें अक्सर गद्दी के लिए आपस में लड़ती रहती हैं। ड्यूप्ले ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने अपनी डिसिप्लिन्ड फ्रांसीसी सेना को भारतीय राजकुमारों को किराए पर देना शुरू कर दिया। बदले में वो उनसे पैसे, जमीन और व्यापार में छूट लेता था। ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। उसने यूरोपियन कंपनियों को सिर्फ व्यापारी से किंग मेकर बना दिया।
अब वे सीधे सीधे भारतीय राजनीति में दखल दे रहे थे। और डुप्ले की यही पॉलिसी थी जिसने दक्षिण भारत में कर्नाटिक वॉर्स की आग लगा दी। ये असल में भारत की जमीन पर लड़ी गई एंग्लो फ्रेंच जंग थी। पहले कर्नाटिक युद्ध में डुप्ले ने 1746 में अंग्रेजों के गढ़ मद्रास पर कब्जा करके अपनी मिलिट्री पावर का शो किया। दूसरे युद्ध में दोनों ने हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के लिए अलग अलग दावेदारों को सपोर्ट किया। ये एक पूरी तरह से प्रॉक्सी वॉर थी, लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध तक आते आते ये टकराव एक खुली और सीधी जंग में बदल गया, जिसका फैसला ये करना था कि भारत पर राज कौन करेगा, अंग्रेज या फ्रांसीसी। और उस जंग का जो फाइनल फैसला हुआ वो हुआ 1760 में वांडेवाश की लड़ाई में। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को एक ऐसी हार दी जिसने सब कुछ तय कर दिया। इस एक हार ने भारत में फ्रांसीसी मिलिट्री पावर की कमर तोड़ दी और उनके साम्राज्य बनाने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस जीत के पीछे अंग्रेजों की बेहतर नेवी थी जो फ्रांस से आने वाली मदद को रोक रही थी, और उनकी कंपनी के पास बंगाल के व्यापार से आ रहा बेशुमार पैसा था। वांडेवाश के बाद भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई भी यूरोपीय ताकत नहीं बची थी। अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा इस बात पर है कि कैसे अपने आखिरी यूरोपीय दुश्मन को भी रास्ते से हटाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा सामने आया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि भारत पर सीधा राजनीतिक कब्जा करना था। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी नजरें भारत के सबसे अमीर सूबे पर गड़ाईं। वो जगह थी बंगाल। उस वक्त बंगाल समझ लीजिए मुगल साम्राज्य की तिजोरी था, अपने बेहतरीन कपड़े और शोरे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। यहाँ से होने वाले व्यापार से कंपनी को बेहिसाब मुनाफा होता था। अंग्रेजों ने हुगली में फैक्ट्री खोली और फिर कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, जो सीधे सीधे बंगाल के नवाब की अथॉरिटी को एक खुली चुनौती थी। वे अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वो बंगाल पर कंट्रोल चाहते थे। अब बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच जो झगड़ा था उसकी असली जड़ थी 1717 का एक शाही फरमान। मुगल बादशाह फारुखशेर ने कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन कंपनी के अफसर इस फरमान का गलत इस्तेमाल अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी करने लगे, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। यही आर्थिक टकराव आगे चल के 1757 में प्लासी की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बना, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो इस पूरे 200 साल के यूरोपीय दौर का भारत पर आखिर असर क्या हुआ? उन्होंने नई नेवल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी पेश की, जैसे डिसिप्लिन्ड आर्मी और मॉडर्न तोपें, जिसके सामने भारतीय सेनाएं टिक नहीं पाईं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मार्केट से तो जोड़ा, लेकिन इस तरह कि सारा फायदा यूरोप को मिले और भारत सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह जाए। उन्होंने ये भी दिखाया कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती है, साम्राज्यवाद का कितना खतरनाक हथियार हो सकती है। और अंत में अपने सभी यूरोपीय दुश्मनों को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई, जिसने प्लासी की लड़ाई के जरिए ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव रखी। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ब्रिटिश राज सिर्फ एक कंपनी के लालच का नतीजा था जो बस मौके का फायदा उठाती चली गई, या फिर ये एक नई तरह की ग्लोबल पावर का एक ऐसा नतीजा था जिसे होना ही था? एक ऐसी शक्ति जो व्यापार, सैन्य तकनीक और राजनीतिक चालाकी का एक घातक कॉम्बिनेशन थी, और जिसे एक बिखरते हुए भारतीय राजनीतिक सिस्टम ने आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। कॉरपोरेट लालच ने इसे आग दी, लेकिन इसका अंजाम उस नई ग्लोबल व्यवस्था ने तय किया जो उस समय जन्म ले रही थी।